गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने लगे हैं जापान वीज़ा के बेसिस पे आप कौन कौन सी कंट्रीज़ घूम सकते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ हैं तो उनके नाम लेता हूं मैं। और उससे पहले हम आगे बढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे जो आपको तैयार रखनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ रिटर्न ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आप लोगों को पता है। होटल रिजर्वेशंस आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है। कुछ कंट्रीज़ के केस में आइटनरी भी मांगी जाती है, तो जैसे कि फॉर इंस्टेंस फिलीपींस की मैं बात कर लूँ तो वो आइटनरी मांगते हैं। प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ज़रूर एक लेके जानी चाहिए कि आपका जो स्टे है, क्योंकि एक तो आप फ्री फैसिलिटी ले रहे हैं उनकी वीज़ा ऑन अराइवल की, एंड प्लस जो आपका स्टे है वो सिक्योर्ड हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट आपका पुराना नया आपको दोनों लगाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो जापान है, अब खासकर ई वीज़ा देना शुरू कर दिया जापान ने, मतलब कि वो स्टिकर वीज़ा नहीं रहेगा। अभी तक कल तक स्टिकर वीज़ा ही था, लेकिन कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी और वो भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट। तो अब ई वीज़ा इशू कर रहे हैं, उसके लिए आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वैसे VFS के थ्रू जाके सबमिट करने होते हैं और तो ही आपका वीज़ा आता है। तो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि जो फॉर्मेट है वो स्टिकर फॉर्मेट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। ठीक है, और कुछ कंट्रीज़ के केस में आप एक्सपायर्ड वीज़ा भी यूज़ कर सकते हैं जापान का। वैसे जितने भी कंट्रीज़ के बारे में बात करने लगा उसमें एक्सपायर्ड वीज़ा नहीं है, उसमें वैलिड वीज़ा आपको जापान का चाहिए। लेकिन एक कंट्री ज़रूर है जो कि आपको एक्सपायर्ड जापान वीज़ा पे भी एंट्री दे सकती है, वीज़ा ऑन अराइवल, फ्री वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 14 डेज, एंड दैट इज़ ताइवान। आगे बात करते हैं सभी कंट्रीज़ के बारे में, और सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा फिलीपींस से। तो अगर आपके पास जापान का वीज़ा है, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, शेनिगन, सिंगापुर, US, UK का भी वीज़ा है, या परमानेंट रेजिडेंस है इन कंट्रीज़ का, वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपका, एक्सपायर्ड ना हो, ध्यान रहे इस बात का। ये बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, आप ये मान के चलें। ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी की रिटर्न टिकट आपको दिखानी पड़ेगी, यहाँ पे प्रूफ दिखाना पड़ेगा। कोई भी आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड यहाँ पे ना हो तो अच्छी बात है। और आपको एक ट्रैवल कार्ड फिल करना पड़ता है, 1 ट्रैवल कार्ड कहते हैं उसको, वो आपको फिल करना पड़ता है जाने से पहले। और 14 दिनों का आपको फ्री एंट्री मिलता है, एक्सटेंडेबल अप टू अनदर 7 डेज। तो टोटल 21 दिन का आपका स्टे पीरियड यहाँ पे जापान वीज़ा के बेसिस पे हो सकता है। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है खूबसूरत डेस्टिनेशन है, बहुत सारे लैंडस्केप्स हैं देखने के लिए। और आपको यहाँ पे अगर आपके पास जापान का वीज़ा है, दैट हैज़ टू बी वैलिड वीज़ा। ठीक है, यू कैन स्टे अप टू 90 डेज विद एनी 180 डे पीरियड, यानी कि 6 महीने के अंदर आप एट ए स्ट्रेच 90 डेज यहाँ पे रह सकते हैं विद अ वैलिड जापान वीज़ा एंड द पासपोर्ट। मतलब पासपोर्ट मतलब आपकी कंट्री का पासपोर्ट। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जब आप इनका ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इनकी ई वीज़ा की साइट पे चले जाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूं। वहां पे जाके एक पहले ही पेज पे आपसे वो पूछता है कि क्या आपके पास किसी कंट्री का वैलिड वीज़ा है। उसमें अगर आपने जापान सेलेक्ट किया या और कोई कंट्रीज वगैरह सेलेक्ट की, US, UK, शेनिगन वगैरह, तो आपको एक मैसेज पॉपअप करता है स्क्रीन पर। वो साफ कहता है दैट यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई फॉर द ई वीज़ा, यू कैन गेट वीज़ा ए फ्री एंट्री इन टू द कंट्री एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैंने कहीं एक्चुअली देखी थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, दैट यू कैन गो टू जॉर्जिया फ्रॉम बाकू। बाकू से आप जॉर्जिया जा सकते हैं बाई ट्रेन। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है आपके साथ। प्लस जॉर्जिया टू अजरबैजान एंट्री इज नॉट अलाउड। अगर आप जॉर्जिया से अजरबैजान जाते हैं, आगे एंट्री अलाउड नहीं हो सकती है आपकी। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप बाई एयर ही जाएं, बिकॉज लैंड बॉर्डर्स के अंदर इमिग्रेशन को क्लियर करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है आपका। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके पास फ्लाइट है तो फ्लाइट लेके ही जाएं। ठीक है, तीसरी कंट्री यहाँ पे मॉन्टीनेग्रो। अब मॉन्टीनेग्रो के केस में क्या आपको 30 दिनों का स्टे पीरियड कंट्री में मिल सकता है एट ए स्ट्रेच विद अ वैलिड जापान वीज़ा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। 30 दिनों का स्टे पीरियड मिलता है आपके पास, आपके सफिशिएंट रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट, पासपोर्ट वगैरह वगैरह जैसे हमने बात की है, यही आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। एक मेडिकल कवरेज ले जाना, जॉर्जिया के केस में मेडिकल कवरेज लेके जाना, और इसके केस में भी एक मेडिकल कवरेज ज़रूर लेके जाना। अगर आप के पास जापान वीज़ा वैलिड वीज़ा नहीं है, UK शेनिगन का वीज़ा नहीं है, तो आप नॉर्मल स्टिकर वीज़ा भी इनका अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी लोग जो बाई बॉर्डर क्रॉस करते हैं या बाई लैंड एंटर करते हैं कंट्रीज़ में, तो अगर अल्बेनिया है, मान लीजिए आप अल्बेनिया में, तो अल्बेनिया से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना ये है कि उस केस के अंदर, स्टिकर वीज़ा की बात कर रहा हूँ, अब मैं जापान वीज़ा की बात नहीं कर रहा, तो आपको अपनी एक होटल की बुकिंग्स जो है कंफर्म कर लेनी है
किसी भी हॉस्टल की या किसी भी होटल की, ठीक है, मॉन्टीनेग्रो में। अब आपको क्या करना है कि जो लोकल एम्बेसी अल्बेनिया में तिराना करके आई थिंक इनकी एक सिटी है, वहाँ से जो है आप लोकल एम्बेसी विज़िट करके ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। लाइक होटल बुकिंग्स हो गई, आपका पासपोर्ट, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, प्लस आपको टूरिस्ट फॉर्म जो होता है वो भरना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या है कि आपका जो वीज़ा है ऑलमोस्ट आपका 1 या 2 दिन या सेम डे भी इशू किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव बताया कि अगर आप वहाँ पे हैं और वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर जापान का वीज़ा, US UK के वीज़ा है आपके पास, तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। 30 डेज़ का स्टे पीरियड आपको यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट कंट्री की हम बात करेंगे, दैट इज सिंगापुर ऑफ कोर्स। एंड सिंगापुर के केस में आपको पता है कि उनकी एक वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी है। इसके बारे में बहुत वीडियोस मैंने की हैं और सिंगापुर ट्रांजिट की वीडियोस मेरी काफ़ी चली भी हैं, पॉपुलर भी हुई हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। सो अगर आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं एंड यू आर होल्डिंग अ वैलिड जापान वीज़ा, यू कैन स्पेंड अप टू 96 आवर्स इन द कंट्री प्रोवाइडेड योर वीज़ा इज़ वैलिड, ठीक है। और आप मतलब कि इसमें यह है कि आप ऑनवर्ड जर्नी की फ़्लाइट या कोई फेरी की अगर आपके पास टिकट है, वो आप लेनी मत भूलना, वो आपको एज एन ऑनवर्ड जर्नी की प्रूफ जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको के केस में क्या है, जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, ये जो इन्होंने सर्विस शुरू की थी स्कीम 1 जुलाई 2016 से आसपास की थी, कि जहाँ पे अगर आपके पास एक वैलिड मल्टी एंट्री वीज़ा है कुछ कंट्रीज़ का, तो आप मैक्सिको एंटर कर सकते हैं, मतलब वीज़ा एग्जेम्पशन सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं फॉर स्टे मैक्सिमम अप टू 180 डेज। तो अगर आपके पास जापान का वीज़ा और वैलिड वीज़ा है, खासकर अगर वो मल्टी एंट्री वीज़ा है आपका, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये चीज़। लेकिन सिंगल एंट्री जापान का वीज़ा इस केस में लेके मत जाना। एक पर्सनल एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपने ही किसी नोन का। उनके पास सिंगल एंट्री शेनेगन वीज़ा था और वो मैक्सिको गए और इमिग्रेशन पे उनको रोक लिया गया, रीज़न बीइंग क्योंकि उनके पास एक सिंगल एंट्री शेनेगन वीज़ा था। तो ये चांस मत लेना, अगर आप मैक्सिको जाने लगे हैं, मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर अ वैलिड मल्टी एंट्री जापान वीज़ा, ठीक है। अब इनकी जो साइट है उसका प्रूफ मैं आपको दिखा, रीज़न भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें। मैक्सिको केस में जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है बहुत अच्छी नहीं इंडियंस की, वीज़ा लेना इतना आसान इंडियंस के लिए यहाँ पे नहीं है। रीज़न बीइंग बिकॉज लोगों ने एक्चुअली थोड़ा सा मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी टूरिस्ट वीज़ा को यूज़ किया है यहाँ पे, या इस किस्म की स्कीम्स को यूज़ किया है, तो थोड़ा इसको लेके इंडियंस को लेके वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो इनकी साइट है उसमें दिया है कि ऑल फॉरेन विजिटर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी ट्रैवलिंग टू मैक्सिको फॉर टूरिज्म, बिजनेस or in transit to another destination exempt from presenting a Mexican visa as long as they have a valid visa issued by the following countries like Canada, Japan, the United States of America, the United Kingdom, and any of these countries comprising the Schengen area, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैंने आपको ऑफिशियल प्रूफ इनकी ऑफिशियल साइट से इमिग्रेशन की वो पढ़ा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या कि आपको 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट की होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं एट द टाइम ऑफ एंट्री, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनका इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन से नो स्ट्रेट अवे, ये इतनी इनके पास अथॉरिटी है। प्लस इनका एक आपको माइग्रेटरी फॉर्म FMM कहते हैं, वो फिल करना पड़ता है अपॉन अराइवल, जब आप पोर्ट ऑफ एंट्री में पहुंच जाते हैं, और वो बाय द वे आपके एयरलाइन बिफोर यू लैंड वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे पढ़ाया कि ट्रांजिट के पर्पस के लिए या टूरिज्म के पर्पस के लिए ही आप सोलली इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपको कोई शॉर्ट बिजनेस विजिट है, जैसे कि आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, या आप किसी शॉर्ट टर्म एजुकेशन प्रोग्राम में 2-3 महीने का जो कोर्स होता है उसमें इनरोल कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, या वॉलंटरी कोई वर्क कर रहे हैं, तभी आप इस वीज़ा को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, तभी आपको एग्जेम्पशन मिल पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ जाके आप नौकरी कर लेंगे इस पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट कंट्री यहाँ पे ताइवान लास्ट, और यहाँ पे क्या है, ताइवान के केस में आपको वीज़ा फ्री एंट्री ऑन अराइवल मिलती है फॉर अप टू 14 डेज ऑफ स्टे। मल्टीपल एंट्री होती है ये, बेसिस ऑफ योर जापान वीज़ा, और कंट्रीज़ के भी वीज़ा अगर है तो उसके बेसिस पे भी आपको एंट्री मिल सकती है, लेकिन जापान वीज़ा की हम बात कर रहे हैं। और अगर आपके पास जापान का वीज़ा वैलिड है या इनवैलिड भी एक्सपायर्ड है और 10 साल से पुराना नहीं है, 10 साल से नीचे ही का वीज़ा है, एक्सपायर्ड हो, तो भी वो चल जाता है। और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस है मेरे चैनल पे बहुत सारी, मैंने बहुत बार बात की है, तो मैंने खुद भी ट्रैवल किया था ताइवान बेसिस ऑन माई जापान वीज़ा, तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो। प्लस आपको यहाँ पे एक ROC फॉर्म भरना होता है, उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो की हाउ टू फिल दैट फॉर्म आप, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ, ROC फॉर्म के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, वो पूछता है कि आपके पास किस कंट्री का वैलिड या एक्सपायर्ड वीज़ा है, वो आपको डालना होता है। बेसिस ऑन इट यू विल गेट द अप्रूवल राइट देन एंड देयर। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन उनका आ जाएगा
आएगा उस फॉर्मेट का आपको प्रिंट आउट लेना है। कलर्ड कॉपी हो ज़्यादा अच्छी बात है, पर मेरे केस में आई थिंक मैंने कलर्ड कॉपी ली थी एक्चुअली। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कलर्ड कॉपी जो है यहाँ पे लेके ज़रूर चलनी है इस केस के अंदर, एंड प्लस विद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल लीव द कंट्री विद इन 14 डेज, वो आपको प्रूफ जरूर दिखाना होता है। क्योंकि मेरे केस में उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी ऑनवर्ड जर्नी की टिकट क्या, तो मैंने उनको डिफरेंट PNRs की फ्लाइट दिखाई थी, एक हांगकॉन्ग की और हांगकॉन्ग टू दिल्ली की, ठीक है। तो वो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, उसके ऊपर वीडियोस देखना ना भूलें। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दें फॉर माय मोटिवेशन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जानने से पहले, एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।